नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक फन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्लास 9th का इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर वाला टॉपिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पढ़ा है कि डिफरेंस जो होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में वो उनके पार्टिकल्स के बीच के डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। लिक्विफाई गैसेस मतलब हम लोग गैसेस स्टेट से गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें और उसके टेम्परेचर को कम करते जाएं। हैव यू एवर हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो आज सुन लेना। सुन लिया होगा मतलब। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर सॉलिड CO2 गेट कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 भी लिख सकते हैं या 1 पास्कल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया, विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रेशर पर रखते हैं और उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे हम प्यार से ड्राई आइस बुलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है उससे भी हम मैटर ऑफ स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूजन से, लिक्विड सॉलिड में हो जाता है सॉलिडिफिकेशन से, लिक्विड गैस में हो जाता है वेपराइजेशन से, गैस लिक्विड में हो जाती है कंडेंसेशन से, सॉलिड गैस में हो जाता है सब्लिमेशन से, और गैस भी सॉलिड हो जाती है सब्लिमेशन से। ठीक है। फिर आप कहेंगे हाँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ठीक है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, सबको पता होगा। एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। बाकी आप पढ़ लोगे, बहुत होशियार हो, मुझे पता है। फिर हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। अरे भाई इवेपोरेशन तो हम 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग के दिमाग में ये यार होगा, पर मैं जानता हूँ हम लोगों ने भी 4th क्लास में पढ़ रखा है इवेपोरेशन क्या होता है। तो सबको पता होगा क्या होता है, कमेंट कर देना। ठीक है। इवेपोरेशन होता है पानी को भाप में बदलना हीट के द्वारा, यानी कि गर्मी के द्वारा। गर्मियों के दिन में पानी जल्दी उबल जाता है, मतलब जल्दी उड़ जाता है। देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गर्मियों में देख लेना। इवेपोरेशन तो पता चल गया। अब होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद, यानी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी जो रेट है पानी के भाप में बदलने का वो बढ़ जाता है जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया मतलब इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है इवेपोरेशन का तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, यानी सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, यानी जो इवेपोरेशन है वो सरफेस के फिनोमेनन पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी सेपरेट देम आउट। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं तो सबको अलग अलग रखते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी उड़ जाए। ये पहला फैक्टर एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सबको दिख गया, ये लो मार्क भी कर दिया। दूसरा आता है हमारा कि एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो यानी जल्दी जल्दी पानी भाप में बदल जाता है। तीसरा होता है अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो। ह्यूमिडिटी अमाउंट होती है वाटर वेपर की जो कि हवा में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो पानी धीरे धीरे उड़ेगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो पानी जल्दी जल्दी उड़ जाएगा क्योंकि हवा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर चौथा आता है अपना इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी जब हवा तेज चलती है तो पानी जल्दी जल्दी उड़ता है। गर्मियों के दिन में सब पंखे चलाते हैं पोछा लगाने के बाद, तो क्या करता है हवा तेज होगी तो पानी जल्दी जल्दी उड़ जाता है। या जाड़ों के दिन में भी पोछा लगाओ तो पंखा तो चलाना ही पड़ता है, ना चलाओ तो भी क्या जा रहा। फिर आता है अपना हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग।
इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है? इवेपोरेशन सबको पता है क्या है? क्या है इवेपोरेशन? क्या है? सरफेस फिनोमेनन, ठीक है, सरफेस फिनोमेनन है। तो क्या होता है जब द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from surroundings to regain the energy lost during evaporation। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि जो उनकी एनर्जी खोई उड़ गई है इवेपोरेशन के दौरान वो उन्हें वापस मिल सके। तो जो ये एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। यानी इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी सराउंडिंग से जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं? ठंडी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर को जब आप अपने हथेली पे रखते हैं तो क्या होता है? आपको हाथ में ठंडा ठंडा फील होता है? होता है तो कमेंट भी करके बता देना। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जब गर्मियों के दिन होते हैं तो लोग अपनी छत पे पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि फिर पानी से क्या होती है? इवेपोरेशन से क्या होती है? ठंडा इफेक्ट मिलता है। तो जो उनकी सरफेस है यानी जो छत है उस पर उसको ठंडा करने के लिए वो लोग पानी डाल देते हैं उस पर। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? ये 7th क्लास का क्वेश्चन है, आता होगा आपको। गर्मियों में क्या होता है? हमें ज़्यादा पसीना आता है। कॉटन पसीने को ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में सोख लेता है। तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी को कॉटन क्लोथ सोख ले। तो कॉटन क्लोथ से जब पानी उड़ता है यानी भाप बनता है यानी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से क्या होता है? ठंडा इफेक्ट मिलता है। तो क्या होता है? जितना ज़्यादा पानी कॉटन सोखेगा जितना ज़्यादा पानी उड़ेगा उतनी ज़्यादा ठंडक हमें मिलेगी, इसीलिए हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी ने एक ना एक बार एब्जॉर्ब तो करा होगा, इतनी तो मेरे से शर्त लगा लो। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? ठीक है, मतलब जब हम किसी ग्लास में, नॉर्मल ग्लास में भी ठंडा पानी डालोगे तो उसके बाहर से आपको पानी की ड्रॉपलेट ऐसी दिखती है या आपको फील तो होता ही होगा ठंडा। तो क्यों होता है? जब हम ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो ग्लास के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, पर जो ग्लास के बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो वैसे ही रहता है। तो जो वेपर्स जो होती हैं, वाटर वेपर्स, वो जब उस ठंडक से टकराती हैं तो वो वाटर स्टेट में वापस कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसके कारण हमें क्या दिखता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने अब तक नहीं पढ़े यानी कि जो हमारे आज के ज़माने के साइंटिस्ट लोगों ने निकाले हैं, पहला स्टेट प्लाज्मा स्टेट, दूसरा स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, पहला स्टेट प्लाज्मा स्टेट, दूसरा स्टेट बोस आइंस्टाइन स्टेट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यानी एक स्टेट है जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स यानी बहुत ही गर्म, मतलब जब कोई पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं यानी द पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड द नियॉन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं और नियॉन बल्ब्स होता है उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट होती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम और कुछ और गैसेस होती हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो गैसेस हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती है यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो गैस जब आयोनाइज्ड हो जाती है मतलब वो जब चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिकल फ्लो के कारण, तो वो चार्जिंग प्लाज्मा क्रिएट करती है। तो उससे जो बल्ब होता है या ट्यूब होती है वो ग्लो करने लगती है, मतलब चमकने लगती है एक तरीके से। तो जो प्लाज्मा है वो बहुत ही एक स्पेशल कलर से ग्लो करता है। डिपेंडिंग वो जो स्पेशल कलर होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी गैस का नेचर कैसा है। जैसे कि स्टार सन ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। स्टार्स में प्लाज्मा इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे। दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस करी थी और एक 5th स्टेट ऑफ मैटर निकाली थी। तो उनकी कैलकुलेशंस के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट करा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन्हें कहा गया। 2001 में एरिका कॉर्नवेल और वुल्फगैंग कैटरली एंड काली
वेमेन ऑफ यूएसए के हैं सब, ने नोबेल प्राइज को हासिल करा था फिजिक्स में फॉर अचीविंग बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट। इतने अजीब अजीब नाम ये कैसे रख लेते हैं भाई। ये वुल्फगैंग कैटरली, वुल्फगैंग छोड़ो, उनसे क्या नाम तो मैं याद ही करने हैं। तो जो ये 20 है यानी बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये बहुत ही गैस को ठंडा करने के बाद यानी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर्स। मतलब एक तरीके से समझ लो ये स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंड जब होती है यानी जब इन्हें कोल्ड कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, तब जाके ये स्टेट बनता है। ये गर्म में बनता है, ये ठंडे में बनता है। हाँ नहीं तो चलो कोई नहीं। और अगर इनके बारे में और जानना है गूगल पर सर्च कर लेना या फिर कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आपको इन दोनों के बारे में और जानना है तो मैं इन दोनों के लिए स्पेशली एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि शेयर करो करो करो। और अगर कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो मेरे से बेझिझक कमेंट ऑप्शन में पूछ लेना, ठीक है। और अगर ऐसी मज़ेदार वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियोस को आप मिस तो नहीं करेंगे। फिर अगर आपको मेरी वीडियोस और चाहिए तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और उसके बगल में जो खास एक छोटा सा एक मुन्ना सा एक प्यारा सा घंटी का आइकन होगा ना, जैसे मंदिर की घंटी बजाते हो ना, मेरी चैनल की भी घंटी बजा देना। उससे क्या होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जितनी घंटी बजती हैं उतने बार क्या बताऊँ, चलो छोड़ो, बाय। इस वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में थैंक यू।